नमस्कार। आप सभी का हेल्पिंग ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के इस मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, वो एक बहुत ही जाने-माने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इसके साथ ही ये बॉलीवुड एक्सेसरी डिज़ाइनिंग का भी में भी इन्वॉल्व्ड हैं, जिसके अंदर इन्होंने बॉलीवुड के कुछ बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ जैसे कि सुष्मिता सेन, विद्या बालन, गौहर खान, बिपाशा बासु, सनी लियोन, स्वरा भास्कर और ना जाने कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ इन्होंने फेमिनिस्ट इंस्पायर्ड फैशन शोज के दौरान काम किया है। इसके साथ ही ये एलजीबीटीक्यू एक्टिविस्ट भी हैं और इन्होंने बहुत सारे मीडिया चैनल्स पर और अनेक मंचों पर एलजीबीटीक्यू के बारे में बहुत वोकल होकर आगे बढ़कर खुले तौर पर बात की है। इनमें से अगर मैं कुछ चैनल्स की बात करूं तो मिरर नाउ, इंडिया टुडे, आज तक, सीएनएन न्यूज़ 18, रिपब्लिक टीवी, एनडीटीवी इंडिया इनमें से कुछ चैनल्स हैं। ये पहले एनएचआरसी के साथ भी काम कर चुके हैं, एक खास प्रोजेक्ट जो कि जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर था और अभी ये अपना खुद का एक इनिशिएटिव प्राइड इंडिया पर काम कर रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं आकाश के अग्रवाल जी का। नमस्कार सर। Thank you so much, Shivani. It's a pleasure to be on the platform. सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एलजीबीटीक्यू के बारे में आपकी क्या सोच है और आपके संघर्ष के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मेरी सोच एलजीबीटी के बारे में तो इतनी है कि मैं खुद उसका एक हिस्सा हूँ और उस हिस्से को जानना, पहचानना और जीने की कोशिश करता हूँ। आई एम अ पार्ट ऑफ द एलजीबीटी कम्युनिटी. आई एम अ प्राउड एंड ओपन गे एंड आई हैव बीन वेरी एक्टिव अबाउट इट. मेरा अपना संघर्ष शिवानी उतना ही रहा है जितना किसी भी एक समलैंगिक व्यक्ति का भारत जैसे समाज देश में रहता हो, क्योंकि हम मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हम समाज एक्सेप्टेबल नहीं है, पर इस समाज को एक्सेप्टेंस से दूर रखा गया जब अंग्रेजों ने हमारे पर शासन किया, क्योंकि अंग्रेज एक ऐसा लॉ लेकर आए सेक्शन 377 का जिसने समलैंगिकता के खिलाफ एक धारा लगाई। उससे पहले तो हम लोग बिल्कुल एलजीबीटी कम्युनिटी को साथ लेकर चलते थे और हमारे कल्चर में एलजीबीटी की आइडेंटिटी काफी ज्यादा हिस्से में अवेलेबल थी। बट मेरा संघर्ष पहला तो ये हुआ कि अपने आप को पहचानने में जो संघर्ष लगता है शिवानी, वो सबसे मुश्किल होता है। वो सबसे मुश्किल होता है ये समझना कि आप क्या हो, आप कौन हो, आप फिर ये समझना कि समाज आपको नहीं समझ पाएगा, ये अलग से एक दिक्कत होती है। फिर आपके घर वाले आपकी पहचान नहीं समझ पाते, उनको समझाना। तो जो दिक्कतें होती है वो काफी लेवल पर मेरे साथ भी रही, पर हाँ कहीं ना कहीं माँ बाप का, घर वालों का, दोस्तों का साथ मिलता रहा धीरे धीरे, तो वो संघर्ष थोड़ा आसान हो गया। ओके। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर स्पेशली इस लॉकडाउन के दौरान जब सब लोग इतने घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं और एक नॉर्मल इंसान की ही दिनचर्या में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, तो इस पर आपको क्या लगता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में इसका असर पड़ा होगा या पड़ सकता है? काफी असर पड़ा है शिवानी। आई एम इन टच। मेरा जो इनिशिएटिव है प्राइड इंडिया, हम लोग ट्रांसजेंडर्स के साथ काफी काम कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स हो या वो बच्चे गेज लेस्बियंस भी हों जो अपना घर छोड़ चुके अपनी पहचान के लिए, उनके ऊपर जो फर्क आपके ऊपर पड़ा है वो नहीं पड़ा है। उनके ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन का फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस समाज ने उनको कर दिया था। इस समाज ने थर्ड जेंडर्स को, गेज को, लेस्बियंस को ऑलरेडी सोशली डिस्टेंस किया हुआ था। अब आपको बल्कि एक आम व्यक्ति को पता चलेगा कि अपने समाज से अलग करने का मतलब क्या होता है। पर इन बच्चों पर और इन लोगों पर वो असर पड़ा कि क्योंकि ना इनके पास अब खाने के लिए कुछ वजह बची है, ना किसी दोस्त का, ना घर वालों का साथ है, और खाने के लिए रोटी तक नहीं रही है। जी। क्योंकि 16-17 साल या 20 साल की उम्र में ज्यादातर लोग अपनी घर से निकल जाते हैं, हाथ में कुछ नहीं होता, सर पे छत नहीं होती, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। उस दौरान एक ऐसा समय बीतना जहां 30 से 40 दिन आपको अपनी बचत या अपनी अपने
पास जो थोड़ा भी पैसा इकट्ठा है, अपने मांग के खाने का जो ये तरीका, जो इस कोविड-19 ने उनके जीवन में लेकर आया है, उससे वो लोग काफ़ी दुखी हैं और आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि 1924 में जब सोशल फॉर ह्यूमन राइट्स की जो हेनरी गर्बर के द्वारा बनाई गई एक शिकागो में एक गे राइट्स की पहल थी, उस लड़ाई को लड़ने की पहली ऑर्गेनाइजेशन थी वो, और वहां से लेकर आज तक जब पिछले 20 सालों में अब तक 30 देशों में इसे क्राइम की परिधि से बाहर कर दिया गया है, तो आप भारत में एलजीबीटीक्यू को कैसे देखते हैं? मैं भारत में एलजीबीटीक्यू को 1924 की जगह 1860 से देखता हूँ, क्योंकि अंग्रेजों का जो हमारे ऊपर जो शासन था और 377 जब हमारे ऊपर लगा, जी, जी। एक तो वो समय था और एक समय 1947 जब पूरे देश को आजादी मिली, पर समलैंगिकता के ऊपर से ये जो सेक्शन 377 था, इसको नहीं हटाया गया, क्रिमिनलाइज्ड रखा गया हमें, हमारी पहचान को, और वो पहचान डीक्रिमिनलाइज्ड हुई 2018 में, आजादी के 70 साल बाद। तो हमारी मेन जो जंग जो शुरू हुई वो हुई सन 2000 के अंदर, जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका केस डला, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आपका केस डला, और सन 2000 से लेके 2018 तक के जो 20 साल रहे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहे, और हमें 20 साल लगे डीक्रिमिनलाइजेशन को पाने के लिए। और लोगों को लगता है कि वो डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब है कि मेरे और आपके अधिकार समान हो गए हैं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हिस्ट्री ओज एन अपॉलजी टू द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की, लेकिन इतिहास अगर वो माफी वाक्य में मांग रहा था, तो वो इतिहास हमें बराबर हक देता। वो हक हमें आज भी नहीं है। आज भी हम कोर्ट्स के अंदर शादी नहीं कर सकते, आज भी हम बैंक का लोन नहीं ले सकते, आज भी हम हमारी पहचान को या तो मर्द या औरत या थर्ड जेंडर में ही पहचान पा सकते हैं। हम इंडिविजुअली हमारी कोई पहचान अभी भी कानून में नहीं है। हमारे पास कोई भी लॉ नहीं है जो हमारे अगेंस्ट डीक्रिमिनलाइजेशन के बाद भी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो अब्यूज होता है, जो वर्क प्लेस पे हरासमेंट है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं है। तो ये आधी जंग अभी हमने लड़ी है और लंबी जंग अभी बाकी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे एक औरत को, एक स्त्री को या एक पुरुष को अपने पार्टनर को चुनने का अधिकार होता है, वैसे ही क्या समलैंगिकता के अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे को चुनने का अधिकार है? नहीं, अधिकार तो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप अपने बंद कमरों में जो करना चाहे वो करें। आप एक लड़के के साथ हाथ में हाथ डाल के चलना चाहे आप चले, पर वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स उसको वैलिड नहीं करती कि आप जाकर कहें कि मुझे इससे शादी करनी है। तो वो आधे अधिकार है। आपकी पहचान को जो डीक्रिमिनलाइज, आप अब क्रिमिनल नहीं रहे, सिर्फ वो बदला है कि अब आपको कोई क्रिमिनल नहीं कह सकता। अधिकार के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अलग सी सोच है। आपकी बात सुन के तो मैं खुद ही सोच में हूँ कि फिर जब कभी इस तरीके की सिचुएशन आती होगी कि किसी को किसी के अगेंस्ट आपकी कम्युनिटी के अंदर कोई कंप्लेन करना हो या कोई शोषण हो रहा हो या आपस में ही कुछ डिफरेंसेस हो, तो फिर वो लोग कहाँ जा सकते हैं? कहीं नहीं, कोई सुनवाई नहीं है शिवानी। आप, ऐसा भी हुआ है कि कोई गे है जिसने अपने ऑफिस में ये पता चला है कि जी ये लड़का या ये लड़की गे है या लेस्बियन है, तो उसको अगर जॉब से निकाल दिया तो उस बच्चे के पास कोई सुनवाई नहीं है, कहीं नहीं जा सकता, और वो कहीं नहीं लिख सकता कि जी मेरी एसोसिएशन ने मुझे इसलिए काम से निकाल दिया है क्योंकि मैं गे हूं। तो उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कोई कानून नहीं है अभी। होमोफोबिया, जिसको हम एक तरीके का फोबिया कहते हैं, जी। कि एक मालिक ने सिर्फ क्योंकि उसको आप क्या हैं ये पसंद नहीं है, आपको नौकरी से निकाल देगा, उसके खिलाफ कोई कानून ही नहीं है। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने देखा है कि गे पैरेड्स होते हैं और इसमें लोग खुलकर काफी सामने आने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का कोई भी इवेंट या इस तरीके की
कोई भी पहल जो है वो थोड़ा सा भी फर्क लाने में कुछ रोल उसने निभाया है, या ये सब होकर एक इवेंट की तरह से खत्म हो जाता है? श्वनी, नहीं, मुझे 10 साल, इस बार 12वां साल होगा जब दिल्ली में गे परेड शुरू हुई, और मैं 12 साल से जा रहा हूँ। और मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली बार गया था तो मैं सड़क के सामने वाली तरफ चलता था और परेड इस तरफ चलती थी, और परेड में 100 लोग होते थे और सबके चेहरों पे नकाब हुआ करता था। 2019 में जो परेड हुई उसके अंदर मैंने देखा कम से कम लाख लोग थे, 1 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पे उतरे, जिसमें माँ बाप, बच्चे, बहन भाई, दोस्त, रिश्तेदार, हमसफर, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स सब निकले और परेड में आकर के ये बोले कि हम आपके साथ हैं। इन परेड्स का फायदा ये है शिवानी कि जब पहली परेड हुई तो मुझे ये पता चला कि मैं अकेला नहीं। जब जी। दूसरी हुई तो सबको पता चला अच्छा हम इतने नहीं हैं, हम इतने हैं। और जब 10वीं हुई तो हम इतने हो गए। और ये इसी इन परेड्स का और इन संगठनों का ही सहारा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2018 में हमारी पहचान को, जिसको म्युनिसिपल माइनॉरिटी कह दिया गया था 2013 के अंदर, जी। मतलब ये बहुत ही दिक्कत की बात थी कि जब 2013 में ये बोला गया कि आप इतने छोटे हिस्से समाज का हिस्सा हैं कि अगर आपके अधिकारों का हनन हो भी जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस छोटी कम्युनिटी को ऐसे गे परेड्स की इवेंट्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने इकट्ठा करा ताकि लोगों को पता चले कि हमारी मात्रा लाखों में है, हम 1 और 2 की कहानी नहीं है, और हमारा संविधान तो एक व्यक्ति के हकों के लिए भी खड़ा होता है। तो जो तो आप माइनॉरिटी था उसका कोई आधार नहीं था, और बहुत ज्यादा परेड्स सिर्फ एक इवेंट नहीं है, सिर्फ एक शोशा नहीं है, सिर्फ सड़क पर अपने मन मर्जी के कपड़े पहनने का एक तरीका नहीं है, अपने अपने हकों के लिए खड़े होने की एक बहुत बड़ी पहल है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि या आपको ऐसा कहाँ पे लगता है कि कानून या दिल्ली सरकार या भारत की सरकार जो है इस पर्टिकुलर वर्क से, इस कम्युनिटी के लिए कोई भी कानून बनाने से में क्यों इतना टाइम ले रही है और क्यों बचना चाह रही है? ये झिझक किस वजह को लेकर हो सकती है? जब आपका अनुभव क्या 2018 में, कहता है? जी। मेरा अनुभव ये कहता है, जब 2018 में ये जजमेंट आई, जब स्क्रैपिंग ऑफ 377 हुआ, तो जो राष्ट्र की सरकार थी, जो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को ये बोला कि आप अगर कुछ भी करना चाहें हमें दिक्कत नहीं है, पर आप अधिकारों की बात नहीं करेंगे। आपको डीक्रिमिनलाइज करना है कर दीजिए, पर इसको वहीं खत्म कर दीजिए। जब कोर्ट के अंदर लॉयर्स ने ये बात रखी कि भाई इनको शादी का हक दिया जाए, तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने कहा अभी शादी वादी की बात मत करो, अभी सिर्फ आप डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करो। तो अधिकार देने में इतनी दिक्कत क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज भी रूढ़िवादी तरीके और सोच से जीते हैं। हम आज भी हमारे समाज में बहुत सी ऐसी मान्यताओं को मान के बैठे हैं कि जिससे वो कहते हैं कि समाज टूट जाएगा, समाज का फैब्रिक हिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डर है कि अगर हमने गे कल्चर को प्रोत्साहन की दिया तो वो गे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे आज के टाइम में कोरोना वायरस हो रहा है, एक से बढ़ के दूसरे में, राइट? जी। अब ये तो नहीं कि अगर आप मेरी दोस्त हैं और हम मिले हैं तो क्या आप भी मेरी जैसे हो जाएंगी, और अगर ये हो सकता था तो शायद मैं भी आपके जैसे हो सकता था। तो अगर एक समलैंगिक व्यक्ति स्ट्रेट नहीं हो सकता तो एक स्ट्रेट व्यक्ति भी समलैंगिक नहीं हो सकता। ये उतनी नेचुरल बात है, पर ये नेचुरल बात कहीं ना कहीं उन लोगों को नहीं जमी जिन्होंने कहा कि नहीं ये हमारा समाज तोड़ देगा। तो समाज को तोड़ने से बचाने की जो एक तरीका था कि इनको अधिकार ना देना, वो एक बहुत ज्यादा सोची समझी एक तरीका था इस सरकार का। इस सरकार का कहीं पहले की जितनी भी सरकारें रही, गे राइट्स को नजर में माना ही नहीं गया, मतलब ये समझा ही नहीं गया कि इनके अधिकार को कुछ है भी, जरूरत भी है जानने की। मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि भारत एक देश है जहां आज भी कहीं-कहीं गांव की कुछ महिलाओं ने अभी तक ट्रेन तक नहीं देखी है। ऐसे में आपको लगता है कि सेम सेक्स का अट्रैक्शन एक टैबू माना जाता है और लड़ाई अभी बहुत लंबी है?
देखिए लड़ाई तो लंबी है, मतलब 2018 में जब लोगों ने कहा अरे हम जीत गए, तो मैंने हमेशा से कहा कि 1 साल की जीत है, उसके बाद आप वापस लड़ने आ जाएँ। और अगर जी। आपको याद हो, जो मेरा पिछली बार का जो अभी 6 महीने पहले जो मैंने फैशन शो किया, उसमें मैंने फिर से यही बोला कि समानता का व्यवहार और समानता का अधिकार अभी हमें चाहिए। सेलिब्रेशन मोड अब खत्म हो गया, हमें दोबारा से जंग लड़नी पड़ेगी। सो वो लड़ाई तो जी। हमारी लंबी है। और जो आपने कहा कि गाँव से औरतें आज भी ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर पा रही हैं, कि ये बात तो सच है कि भारत में कम से कम 5 सदियाँ एक साथ जीती हैं। मतलब कनेक्टिविटी का जो तरीका है कि किसी के घर में अल्ट्रा टेक्नोलॉजी और किसी के घर में साफ पानी भी नहीं आता, बिजली जी। भी नहीं पहुंची जी। है। पर समलैंगिकता का कोई भी कारण आपकी अपग्रेडेशन ऑफ लाइफ से नहीं होता। हम्म। समलैंगिक होना तो उतना ही आम है जितना पुरुष और औरत होना। तो गांव के पिछड़े इलाकों में भी समलैंगिकता बहुत प्रेलेवेंट है। बल्कि आपको ये बात का विश्वास नहीं होगा कि बहुत सी जगहों पर गांव में पिछड़े इलाकों में समलैंगिकता के खिलाफ उसको गलत निगाहों से नहीं देखा जाता। एक साइलेंट एक्सेप्टेंस है वहां, लोगों को जीने दिया जाता है उन जगहों पर। शिवानी, दिक्कत ये है जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो शोषण को समझता है। हम्म। और जिसके पास बहुत कुछ होता है वो हर तरीके के शोषण से अपनी आंख बंद कर लेता है। अर्बन मेट्रो सिटीज दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में जो अपने एसी में और अपने कंफर्ट पे अपने मोबाइल पे ट्विटर पे बैठे हैं, वो दूसरों के खिलाफ ओपिनियन ज्यादा जल्दी बना लेते हैं। बल्कि गांव जी। में दलित शोषित लोग जो रोज शोषण देखते हैं, वो दूसरों के प्रति शोषण करने से हिचकते हैं। तो कहीं ना कहीं समलैंगिकता गांव में भी उतनी ही है जितनी शहरों में है। और एक्सेप्टेंस सब जगह बराबर है। टाइम लगेगा। टैबू है, टैबू इसलिए है क्योंकि 300 साल हमें टैबू बना के रखा, तो बहुत लंबा समय हमें समाज से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी है। तो उसको जी। मेन स्ट्रीम करने में तो टाइम लगेगा। अब आकाश जी, क्योंकि यहाँ पर एक आपने बात छेड़ी शोज से रिलेटेड, तो मैं ये जानती हूँ कि आप बहुत बेहतरीन शोज करते हैं और आपके शोज देखने में और उनका अनुभव भी बहुत ही अलग होता है, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि समानता के अधिकार, तो आपके जो शोज के थीम होते हैं वो भी बहुत जिसे कहते हैं डायरेक्ट टू द ऑन पॉइंट और समानता के अधिकार को लेकर होते हैं। तो इस तरह के शोज को करने में आपका क्या अनुभव रहा? लोगों ने आपको कैसे रिएक्ट किया? कहाँ से आपके अंदर ये सोच आई कि इस तरीके की पहल करनी चाहिए, लोगों के सामने इसे इस तरीके से लेकर आना चाहिए, और आप इसमें कहाँ तक सफल सिद्ध हुए? सो शिवानी, मेरे को ये लगा, मैंने फैशन शोज करने शुरू करे 2013 के अंदर। और जी। मैंने पहला फैशन शो करा अगेंस्ट द कलर ऑफ द स्किन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और ये जितने भी मैंने शोज करे अपने जीवन में, वो सिर्फ अपने आसपास समाज में होते हुए भेदभाव को करे। चाहे मैंने जीनत अमान के साथ शो किया हो, जब वो 60 साल की उम्र में वो स्टेज पर चली और उन्होंने कहा कि एक अगर 60 साल का पुरुष आज भी मेन स्ट्रीम मूवी में काम कर सकता है, तो 60 साल की औरत के साथ ये भेदभाव क्यों। चाहे मैंने दीपा मलिक जी, जो कि भारत शी इज अ पैरा ओलंपिक, उनको हमने व्हील चेयर के ऊपर शो करा उनके साथ, और उन्होंने कहा कि मेरी व्हील चेयर मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। चाहे वो लक्ष्मी अग्रवाल हो, जो एसिड अटैक सर्वाइवर थी, कि उन्होंने एसिड अटैक को सर्वाइव किया। और ये मैंने शो उस समय किया जब असीफा का हत्याकांड बहुत उन दोनों में सामने था, कि जी। हम अक्सर मोमबत्तियां लेके चल देते हैं सड़क पर कुछ होने के बाद, पर लक्ष्मी वो फाइन एग्जाम्पल है कि जो शोषण से जिंदा है, जिसने शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, पर समाज उनके साथ नहीं खड़ा है, सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है। ये समाज मोमबत्तियां लेके तो साथ जल्दी चल देता है, पर हाथ में हाथ डाल के साथ नहीं देता। तो एक वो नजरिया था। फिर मैंने स्वरा भास्कर के साथ शो किया, जिसमें हमने कहा कि जी। फेमिनिज्म बदल गया है। एक फेमिनिज्म वो था जो खादी की साड़ी में बैठ करके होता था। एक फेमिनिज्म वो है जो शिवानी आप इस वक्त कर रहे हो, या मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, कि हमारे क्या पहनने का हक है वो भी हमारा हक है, पर उससे हमारी जी। आवाज को कमी नहीं मिलेगी। तो कैसे नई लड़कियां मेन स्ट्रीम में आ रही हैं, नए तरीके से अपनी बात रख रही हैं, और वो उतनी ही फेमिनिस्ट हैं
जितनी वो साड़ी में खादी में बैठी एक औरत हो। ये सब मुद्दे, चाहे वो गौहर खान के साथ 2015 में मेरा शो हो जिसमें मैंने मैरिटल रेप की बात की, ये सब मुद्दे उतने ही मेरे दिल के करीब हैं जितने इनमें दर्द छुपा हुआ है। मतलब मैंने लोगों को वाकई में अपनी जिंदगी के आसपास इनसे दर्द से गुजरते देखा है, और मुझे लगता है ये जो मेरा शो होता है वो मेरा कर्म है, मेरी जन्मभूमि के लिए भी और मेरे कर्तव्य के लिए भी, कि वो 15 मिनट मेरे अपने 15 मिनट हैं जहां मैं समाज को कुछ दे सकूं। वो कितना समाज उस सोच को घर लेके जा पाता है, बदल सकता है, वो मैं उन पे छोड़ता हूं, पर मैं अपनी तरफ से उसको करने में कभी नहीं छोड़ता। आपकी इस सोच को सलाम, ये बहुत ही बुलंद सोच है, और ऐसी सोच रखने वाले जब इसको खुलकर बिना किसी प्लेटफॉर्म की परवाह किए इसके बारे में बोलते हैं और समाज को इसको अपनाने के लिए बोलते हैं, तो वो ऑल टुगेदर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग इंडिया को दिखा रहा होता है। क्या आप मानते हैं कि एलजीबीटीक्यू के अंदर भी कई चैलेंजेस हैं, जहां लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर सभी के अंदर भी दूसरों को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति की कमी है और एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं खड़े होते हैं? प्रविधि की कमी तो तब हुई जब 2013 के अंदर नालसा जजमेंट आई और थर्ड जेंडर एक्सेप्टेंस दे दी गई। तो जो LGBTQ था, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी थी, उसमें से ट्रांसजेंडर्स को तो कह दिया कि हम आपको आइडेंटिटी दे देंगे, पर हम LGB को नहीं देंगे। कानून ने, सिस्टम ने बड़े तरीके से एक कम्युनिटी को तोड़ा और थर्ड जेंडर्स को एक एक्सेप्टेंस दी और कुछ को नहीं दी। तो कहीं ना कहीं तो वो डिफरेंस रहा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये समाज सब तरीके के लोगों से बना हुआ है। तो ऑब्वियसली ये बात तो सच है कि लोगों में डिवाइड है, पर शिवानी एक बात का तो कहना होगा, आप 33% वोट रिजर्वेशन पार्लियामेंट में औरतें नहीं पा पाई जी 70 साल बाद भी, पर हम 20 साल की लड़ाई के अंदर हमारी डिक्रिमिनलाइजेशन पा ली है। तो कहीं ना कहीं फिर भी ये कम्युनिटी बहुत साथ में खड़ी है। जी। तो क्या सेक्सुअल होना एक बीमारी है? एसेक्सुअल होना उतना ही आम है जितना हमारा सेक्सुअल होना। अलैंगिक होना मतलब किसी का, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सेक्स के प्रति कोई रुझान नहीं हो, वो उतना ही आम है जितना किसी का सेक्स के प्रति रुझान होना। और मैं आपको बताऊं शिवानी, इसमें भी एक बात है कि वो औरतों के पास तो आवाज ही नहीं है जो एसेक्सुअल है। पुरुष के पास तो फिर भी एक चॉइस है कि आई डोंट वांट टू हैव सेक्स विद यू। There is no right for a woman to say I don't want to have a sex with my husband, or I don't want to get married because I don't want to have sex. औरत को तो सेक्स उसके हिस्सेदारी में ही नहीं माना जाता। तो एसेक्सुअल स्ट्रीम के अंदर भी बहुत तरीके के शोषण हैं। औरतों के साथ अलग व्यवहार है, पुरुषों के साथ अलग व्यवहार है, और एसेक्सुअल नामर्दगी नहीं होती, नामर्दानगी नहीं होती, इम्पोटेंसी नहीं होती। तो बहुत सी चीजों को सिर्फ और सिर्फ इम्पोटेंसी से जोड़ दिया जाता है हमारे समाज में। जी पर इन सब लोगों की अपनी पहचान है और अपने अपने में अलग अलग दिक्कतें हैं। सो एसेक्सुअल होना बिल्कुल भी बीमारी नहीं। कई बार ऐसा देखा गया है कि परिवार के अंदर ही जब इस तरीके के डिफरेंसेस का पता चलता है कि कोई एसेक्सुअल है हमारी फैमिली के अंदर, तब भी परिवार के प्रेशर में आकर उनकी शादी करा दी जाती है, या उनको एक नॉर्मल लाइफ बिताने के लिए उनको जोर दिया जाता है, पुश किया जाता है, और अंत में यही देखा गया है कि तब तो वो प्रेशर में आ जाते हैं, पर वो उस एक डिसीजन की वजह से बहुत सारी जिंदगियों के ऊपर असर आता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आता है शिवानी, मेरे अपने आसपास मैंने ये केस देखे हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, कि लड़का गे है और लड़का शादी नहीं करना चाहता, और माँ बाप कहते हैं कि देखिए गे होना नामर्दगी नहीं है। तो आप ये समझे कि क्योंकि आप गे हैं आप किसी को बच्चा नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। आपकी मानसिकता आपको दूसरे के प्रति नहीं लेकर जाती, एक औरत के प्रति।
तो काफी गेज इस प्रेशर में आते हैं फैमिली के, वो शादी करते हैं, वो औरत को बच्चा तक दे देते हैं, उस औरत का जीवन वहीं समाप्त हो जाता है और वो फिर अपनी समलैंगिकता की जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। तो ये समाज जो आपके साथ, आपको ये मोरालिटी का जो ढांचा है, इसमें इतनी जंग लगी हुई है कि सिर्फ उस लड़के को, उस परिवार को, क्योंकि एक वारिस चाहिए, उस औरत जी, की जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। और फिर वो जब रिश्ता खुलता है और जब पता चलता है कि लड़का इम्पोर्टेंट है या लड़का गे है या लड़का एसेक्सुअल है, तो सारी जिम्मेदारी फिर औरत के कैरेक्टर पे आ जाती है। फिर माँ बाप बोलते हैं जी नहीं, वो तो फलानी का, फलाने से ऐसा ऐसा रिश्ता था, हमने तो इसलिए डिवोर्स करा दिया। वो लड़की जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसका कैरेक्टर एसेसिनेट हो जाता है। वो लड़का जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसको जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है। जी, किस लिए हो जाती है शिवानी? सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए। क्या हम सब अंबानी हैं? इस देश में 1% व्यक्ति अमीर है और 70 से 80% लोग गरीब हैं। क्या हमारे हमारे पास वाकई में इतना धन दौलत है जिसको एक वारिस की जरूरत है? क्या हम सब राजा हो गए हैं? क्या हम, और आप मुझे बताइए, आपको अगली जनरेशन चाहिए, मैं तो अपने पेरेंट्स की अगली जनरेशन हूँ। जी, मेरे पेरेंट्स तो स्ट्रेट थे, मुझे आपने क्या समानता के अधिकार दे दिए जो आप हमारे बच्चों को दे देंगे? हम बच्चे किस लिए करें इस देश के अंदर जहां पे शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आमदनी नहीं है? वो समाज, वो देश जो 120 करोड़ लोगों से ज्यादा हो चुका है, वो और बच्चे चाहता है। जी। ऐसे ऐसे भी आकाशीय केसेस देखे गए हैं जिसके अंदर जो है आप अपना जेंडर को ट्रांसफॉर्म कराते हैं। इसके बारे में आपकी क्या सोच है या आपके क्या सुझाव हैं? क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं कि प्रोसीजर नहीं है, ये एक पूरी सोच का रूपांतरण है। पहले अपने आप को अपने आप में समझना कि आप जैसे हैं आपको वैसा नहीं होना है और फिर आप अपने पूरे हार्मोनल जो आपके ट्रांसफर्स होते हैं उसको पूरा अडॉप्ट करने में आपको काफ़ी सालों लग जाते हैं। जिसके अंदर ये प्रोसीजर इतने आसान भी नहीं होते, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होते हैं और बड़े-बड़े हॉस्पिटल जो हैं इसको बहुत सक्सेसफुली करने की कोशिश भी कर रहे हैं और हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी एक तो पहला आपने मुझसे पूछा कि ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है शिवानी। जी, ट्रांसजेंडर और ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इसकी हिम्मत तो मुझ में भी नहीं है। पहला तो सत्यार्थ ये है। क्यों? क्योंकि जब आप वाकई में मानसिक तौर से इतने मजबूत होने चाहिए हो कि आप वो हर तरीके के दर्द को झेलने को तैयार हो। मतलब जी। एक बार जब वैक्सीन कराओ ना तो सारा दर्द निकल जाता है मेरा तो। पर ऑपरेशन कराने की सोच भी इंसान को हिला सकती है। और ज्यादातर वो लोग मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हुए देखे हैं शिवानी, जो अपने घर से दूर रहते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं जिनके जीवन का मकसद सिर्फ उनका शारीरिक रूपांतरण बन जाता है। आप, ये बहुत साइकोलॉजिकली बात है कि अगर मेरे पास मेरे माँ बाप हो, मेरे दोस्त हो कि, और मेरे पास मेरा समाज हो, तो शायद मैं अपने आप को किसी और 10 तरीके में पहचान दिलवा सकता हूँ। पर क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को मेरे जिस्मानी पहचान के मारे घर से निकाल दिया गया होता है, समाज से निकाल दिया गया होता है, तो मेरा सारी सोच और सारा जहन मेरा अपने जिस्म को बदलने में लग जाता है। हुँ, बहुत डिफिकल्ट है, लाखों रुपयों का खर्चा है। जी, और अभी जो ट्रांसजेंडर बिल निकला है जो सरकार ने बनाया, उसमें तो आप यूं जाके ऑपरेशन भी नहीं करा सकते। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साइन करेगा, आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप ट्रांसजेंडर हो। तो काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस तो अब नई आ गई हैं इसके अंदर। पर कहीं ना कहीं मैं फिर ये बोलूंगा कि अगर आपके पास परिवार है तो कोई जरूरी नहीं कि ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट वो बन जाए, अंडरस्टैंडिंग। हुँ, क्या हुँ, पता आप ऑपरेशंस डिले कर लो, क्योंकि हुँ, आपके पास और लोग हैं आपको काउंसिल करने के लिए, आपके साथ डिस्कस करने के लिए।
पर क्योंकि आप अपना घर छोड़ देते हो तो आपके पास जितने भी लोग आपके आसपास बचते हैं वो उसी कम्युनिटी से बचते हैं जिन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कराया होता है. मैं पर्सनली बोलूं तो आई हैव नो issue against the transformation, but actually it is very, very, very risky. Health wise, it is very risky. The kind of medicines and hormonal changes it leads, जी. lot of mental issues can be a part of the lifestyle. तो आई वुड से कि कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स साथ हो तो ट्रांसफॉर्मेशन होने में कम दिक्कतें होंगी. ओके. तो हमारी सरकारी नौकरियों के फॉर्म्स में तो थर्ड जेंडर का कॉलम आ गया आकाश जी, लेकिन क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इसके लिए तैयार है? देखिए शिक्षा व्यवस्था तो कभी भी तैयार नहीं होती किसी भी चेंज के लिए. जब आज भी समाज में लड़कियों को पूर्ण शिक्षा नहीं मिलती, तो गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडरों के लिए कहाँ शिक्षा व्यवस्था तैयार होनी है. पर इससे ना बहुत ज्यादा सहारा है उन ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए जो शिक्षा पाना चाहते हैं. सिस्टम तैयार हो ना हो, रेगुलेशन हाथ में हो, उसकी ताकत हो तो चीजें बदलाव ला सकती हैं. पंजाब यूनिवर्सिटी इज रियली डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क in the same field by giving transgender a lot of benefits in education. There is a free education for transgenders in Punjab universities. We have down south, we have universities which are giving free education to all the transgenders who want to come and study. So कहीं ना कहीं, और ये जो समाज में ये जो भीख का जो कल्चर है, जो मांग के खाने का ट्रांसजेंडर्स का जो कल्चर है, वो तभी बदलेगा जब हमारा समाज ट्रांसजेंडर्स को एजुकेशन देगा, एक्सेप्टेंस देगा. तो आई थिंक समय लग रहा है, समय लगेगा, पर बदलाव अच्छा है. 24 अप्रैल 2015 को राज्यसभा ने सर्वसम्मति से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 को अधिकारों की गारंटी, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 2% का आरक्षण रखा गया था. कानूनी सहायता, पेंशन, बेरोजगारी के भत्ते और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कौशल विकास को पारित किया है. इसमें रोजगार में भेदभाव को रोकने के साथ साथ ट्रांसजेंडर लोगों के शोषण, हिंसा और शोषण को रोकने का प्रावधान भी है. विधेयक में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर आप प्रिसाइसली कल्याणकारी बोर्डों की स्थापना के साथ साथ ट्रांसजेंडर अधिकार अदालतों के लिए भी प्रावधान है. तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या 5 साल बाद भी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2014 का लाभ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पूर्ण रूप से मिल भी पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि हमारी शुरुआत में आपसे कुछ बात हुई थी. और अगर इस विधेयक का लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या कारण है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? किस तरीके से हम खुद एक पहल कर सकते हैं कि सरकार को भी मजबूर होना पड़े इस विषय में सोचने के लिए? देखिए, ये जितने भी बोर्ड्स बनते हैं, चाहे वो वुमेन वेलफेयर बोर्ड हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड हो, कहीं ना कहीं तो एक खाना पूर्ति की जाती है. कहीं ना कहीं ऐसे लोग वहां बैठे होते हैं जो जिनमें वो ममता नहीं होती, वो कंपैशन ही नहीं होता जिस पोस्ट पे वो बैठे होते हैं. और कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति उस पोस्ट पे आ जाए जो वाकई में बदलाव चाहता हो, जो बदलाव के प्रति काम कर रहा हो, तो वाकई में बहुत सी चीजें बदली जा सकती हैं. इन बोर्ड्स का होना ही एक तरीके का टूल है हमारे लिए टू लुक फॉर अ गुड चेंज. वो कहते हैं ना होने से तो होना बेहतर है. अब ये हमारे ऊपर है जो है हम उसका कैसे इस्तेमाल करें. शोषण की बात की जाए शिवानी, तो ये समाज वो समाज है जो रात को जब निर्भया घर से बाहर निकली थी तो पूछा था कि 9 बजे लड़की घर से बाहर क्या कर रही थी. तो ट्रांसजेंडर को अगर ट्रांसजेंडर्स घर से बाहर निकलेंगे तो उनसे भी पूछेंगे, अरे तुम घर क्यों छोड़ा, अरे ट्रांसजेंडर क्यों बने, अरे तुम्हारे साथ तो यही होना था क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में ये चूज करा है. सो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस ऑफिसर्स जो बेसिक लेवल पे जिन्हें आपकी रक्षा करनी चाहिए वही आपका भक्षण करते हैं. There are a lot of rapes which happen of transgenders which are go unnoticed. There's a lot of abuse happen of the transgender community which goes unnoticed because जिनको आपकी रक्षा करनी चाहिए वही आपका भक्षण कर रहे होते हैं. इन सब चीजों का बदलाव, इन सब चीजों का सिर्फ और सिर्फ बदलाव तब मिलेगा जब इन सब वेलफेयर बोर्ड्स में इंक्लूसिविटी आएगी.
जब शिवानी जी, जो मेरे बारे में नहीं जानती, मेरी सोच के बारे में नहीं जानती, मेरे को मेरी शारीरिक मानसिक जरूरतों के बारे में नहीं जानती, उसको अगर मेरी मेरी जिम्मेदारी दी जाए तो वो मेरा क्या भला कर सकती है। पर वो व्यक्ति जो मेरी ही सोसाइटी से, मेरी ही कम्युनिटी से और मेरे ही दर्द से गुजरा हो या जानता हो, अगर उसको जी। ऐसे वेलफेयर बोर्ड्स पर बिठाया जाए तो वो जरूर ऐसे छोटे छोटे लकूनों में बदलाव ला सकता है कि इन वेलफेयर बोर्ड्स में बदलाव आ सके, कमियां पूरी हो सके। तो कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड्स में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांस कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे साथ यहाँ पे शेयर करी है कि उस तरीके के बदलाव लाने के लिए इंसान की अंदर से बाहर तक सोच भी वैसी ही होनी चाहिए। मेरा आपसे आकाश जी अगला प्रश्न है कि एलजीबीटीक्यू के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो अपने घरों को क्यों छोड़ देते हैं? ऐसा क्या होता है कि बच्चों को घरों से भागना पड़ जाता है? और क्या ये बच्चे जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, घर और समाज से मानसिकता और शारीरिक तौर पर भी टॉर्चर्ड होते हैं, प्रताड़ित होते हैं? आई एम सॉरी। सो कहीं ना कहीं आपके सवाल में आपका जवाब है कि हाँ, ये प्रताड़ित होते हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि बच्चे समझ नहीं पाते हम कौन है। हम्म, सबसे पहले बच्चों को मैं अपने से एग्जांपल लेके शुरू करता हूँ कि मेरी सिविक्स की 9th की बुक में तो लिखा था वी आर इक्वल सिटीजन्स, हम्म, और जब मैं स्कूल पास आउट करता हूँ तो मुझे बोलते हैं यू आर क्रिमिनल बिकॉज यू आर गे। तो उस पढ़ाई की, उस शिक्षा का महत्व वहीं खत्म हो जाता है जहां आपको आपकी पहचान के लिए क्रिमिनल बोल दिया जाए। और जब आपको क्रिमिनल बोल दिया तो आप घर में कैसे बताएंगे आप क्या हैं, आप घर से हम्म, बाहर कैसे बताएंगे आप क्या हैं, आप किससे हम्म, बात करेंगे। और शिवानी, एक बात हमें समझनी होगी कि हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है जब हम हमारे माँ बाप से, आज का समय बदल गया है, आज जी, संवाद होता है, और आज तो संवाद से ज्यादा लड़ाई भी हो जाती है माँ बाप के साथ। पर 2 जनरेशन या 1 जनरेशन पहले संवाद नहीं था बच्चों और माँ बाप के बीच। बच्चों में डर था अपने पेरेंट्स से बात करने में, दोस्त नहीं थे बहन भाइयों में घर में। तो कहीं ना कहीं बच्चा अपनी पहचान से डर के घर से भाग जाता था, सिर्फ इसी सोच से कि भाई मुझे क्या पता एक्सेप्ट ना किया जाए। हम्म, दूसरा सच ये भी है कि शिवानी, हम अमेरिका में नहीं रह रहे जहां बच्चा 14 साल में मैकडोनल्ड्स पे नौकरी करता है और अपनी रोटी खुद लाता है और अपना पेट खुद भरता है। हम उस घर में और उस समाज में रहते हैं जहाँ 3 जनरेशन साथ बैठती हैं, जहाँ आज भी दादा घर में है और पोता घर में है। जी, राइट। तो, तो आपका फैसला आप तो लेते नहीं, दादा क्या कहेंगे, दादी क्या कहेगी, नानी क्या कहेगी, चाचा क्या कहेगा, मामा क्या कहेगा, पापा क्या कहेंगे। और जितना ये जो समाज जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा हमारा समाज है, वही कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी को शर्मिंदगी तोहफे में देता है। और वो ही, क्योंकि अमेरिका में अगर आप अपनी रोटी खुद ला रहे हो तो आप अपनी जिंदगी जैसे जी रहे हो उसका हक है आपको। आपको जी, घर, हाँ, तो घर छोड़ने का कल्चर ही है, आपको 15 साल में अपना नया हम्म, घर पाना ही है। पर क्योंकि इस देश में वो कल्चर नहीं है, क्योंकि इस देश में आपको अपने दादा मामा चाचा ताऊओं को साथ लेकर चलना है, आपके पेरेंट्स को उनको साथ लेके चलना है, तो कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ना चाहते हैं। कहीं ना हम्म। कहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो समाज में साथ जीना चाहते हैं। तो ये जो समाज है हमारा, जो हिपोक्रेसी से भरा है, जी, जो अपने शोषणों को तो अपने कंबल में और बिस्तरे में बांध के रखता है पर दूसरे की को शर्मिंदगी तोहफे में देता है, ये वो समाज है। तो इसीलिए बच्चों को घर छोड़ना पड़ जाता है। आकाश जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि जैसे यहाँ पर हमने बच्चों के घर के छोड़ने की बात करी, उनको जो प्रेशर्स मिलते हैं उनकी बात करी। आपने एक बहुत नाम बनाया हुआ है अच्छा काम करके, और जो आप अपने व्यूज जो आप होल्ड करते हैं या जो आप हैं, आप उसको बेधड़क सोसाइटी के सामने रखते हैं और बताते हैं कि सोसाइटी की सोच कहाँ पे गलत जा रही है। ये वहां शुरुआत से लेकर यहाँ तक पहुंचने में आपके लिए ये जो जर्नी थी वो कितनी आसान या कितनी डिफिकल्ट रही? स्वानी, डिफिकल्ट तो रही पर मैंने डिफिकल्टीज के प्रति कभी देखा नहीं, क्योंकि हमेशा अपनी डिफिकल्टीज से पहले मैं दूसरे की डिफिकल्टीज देख लेता हूँ और कहता हूँ मैं बड़े
अच्छे हाल में। और मैं आपको बताऊं, मुझे ये सच बोलने का जज्बा तब मिला जब मैंने गांधी की एक कोट को अपने जीवन में उतारा, जिसमें लिखा था, बी द चेंज यू विश टू सी। स्कूल में पढ़ी ये कोट बहुत लंबे समय तक समझ में नहीं आई, और जब समझ में आई तो ये समझ में आया कि जो चाहते हो समाज जैसा दिखे, वो समाज को खुद से जीना शुरू होना पड़ेगा। मेरा पब्लिकली ये एक्सेप्ट करना कि आई एम ओपन गे तब शुरू हुआ जब मैंने ये देखा और जाना कि बहुत मेरे दोस्तों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है कि वो क्या है, और मुझे महसूस नहीं करनी पड़ती कि मैं क्या हूं, क्योंकि मैं अपना सत्य जी रहा था। और अपना सत्य जीने में जो मजा है, जो एक झूठ ना बोल के जो 100 सच जीने का जो मजा है, वो बहुत अलग है। सो आई लिव अ वेरी ओपन लाइफ, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता, दिखावा नहीं करना पड़ता, जैसा हूं। और बहुत बार शिवानी, ऐसे ऐसे मैसेजेस, ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेजेस, मैं किसी इवेंट पे गया हूं तो बच्चे, लड़के लड़कियां, ट्रांसजेंडर्स, वो चलकर आते हैं और बोलते हैं कि आकाश, आपसे हमें जीने का सहारा मिलता है। उससे ज्यादा वंडरफुल। खूबसूरत क्या वजह हो सकती है, यू नो। शिवानी, आपको विश्वास नहीं होगा, जब कोविड-19 को एक हफ्ता बीत गया था और मैं इनिशियली बहुत ज्यादा दुखी था, और ये था कि अरे क्या होगा, क्योंकि अमेरिका में जो चल रहा है और जो चल रहा था, उससे शुरुआत में बड़ी एंजाइटी थी। तो मैंने लिटरली रियलाइज किया कि अगर ऊपर जाना पड़ा जी। तो कुछ तो इस धरती पे करके जा रहे हैं, वहां पर हमारा हिसाब अच्छा होगा। जी। So that karma which I am living today really makes me sleep peacefully. वंडरफुल। आपकी सोच सुनकर हमारे व्यूअर्स को बहुत हौसला भी मिलेगा। और मेरे सामने हमारे एक व्यूअर का प्रश्न है कि एलजीबीटी को अपनाने की जो कवायद है, अभी तक अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी मुश्किल से है। आप इसकी वजह किसको मानते हैं? सी, ये फैब्रिक ऐसा है ना शिवानी, क्योंकि आपको पहले दिन से बॉय एंड गर्ल में ढाला गया होता है। सिर्फ दो ही लैंगिकता की बात की होती है 15, 20, 25 साल तक। तीसरी जी। लैंगिकता की बात ही नहीं है। तो तीसरी लैंगिकता अगर आपके जहन में कुछ 20 साल बाद डाली जाएगी, 25 साल बाद डाली जाएगी, तो ऑब्वियसली वो आपको आप खिला देगी, आप जी। उसको नहीं समझ पाएंगे। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, जब तक लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर होना नॉर्मलाइज नहीं हो जाता, वो जब तक दिक्कत ही देगा समाज में। आपको लगता है कि इन अ डेज टू कम इस सेक्स एजुकेशन का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे भारत के स्कूल्स में अभी तक ओपनली बात नहीं की जाती है, दो जेंडर्स की ही वो बात खुल के नहीं कर पाते हैं। तो आपको बिल्कुल। लगता है कि इस तरीके की कोई पहल या कुछ होना चाहिए जिसके अंदर सब तरीके के जो डिस्कशंस हैं, सेक्स एजुकेशन जो है प्रॉपर तरीके से रूटीन मैनर में मिलनी चाहिए स्कूल्स में? सी शिवानी, मैं जब कई बार स्कूल्स में बात करने जाता हूँ ना, कुछ दिल्ली के तो कुछ ऐसे स्कूल्स हो गए हैं जो हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर बुलाते हैं, और जो 12वीं और 11वीं क्लास में बच्चों को सेशन दे रहे हैं और इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। पर जब मैं उनसे पूछता हूँ क्या 9th क्लास के अंदर आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, तो वो आज भी वही बोलते हैं कि नहीं सर, वो डायग्राम बता दिया था, 10 नंबर का आएगा, वो सीख के आ जाना। हमारी शिक्षा का जो तरीका है, उसमें आज भी रिप्रोडक्शन की बात करने से दिक्कत है। जी। तो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के ऊपर कैसे टीचर्स बात करेंगे अगर उनको खुद ही उनका जहन नहीं खुला होगा। और दिक्कत पता है क्या है, बच्चों को नहीं सुधारना है, पहले तो टीचर्स को सुधारना है, प्रिंसिपल्स को सुधारना है। सबसे पहले तो जो लोग जिनके हाथों में ये बच्चे होते हैं, जो इनका भविष्य को बदल सकते हैं। देखिए, जब मैं गे था तो मुझे नहीं पता था मैं कौन हूं, पर 100% मेरी टीचर्स को इस बात का एहसास था कि ये कुछ अलग है हम्म। मेरे। राइट, तो अगर उस टीचर के अंदर ये जहन में ये तरीका हो कि वो बच्चों को समझ लें ये क्या है, उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो चीजें काफी बदल जाएंगी। तो स्कूल्स में, शिक्षा में मुझे अभी तो नहीं लगता समलैंगिकता मेन स्ट्रीम हो पाएगी।
पर सेंसिटाइजेशन अगर आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी। मेरे सामने एक और प्रश्न है भास्कर जी का, कि केवल ओबामा के टाइम में आकर ये एक्सेप्ट हुआ, तो आप मानते हैं कि इसका दर्द कहीं न कहीं किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए लोग ही समझ सकते हैं, जैसे कि बैरक ओबामा ने अपनाया और बिल क्लिंटन हमेशा खिलाफ रहे? हाँ, बिल्कुल, मतलब थोड़ा-सा एक बार दोबारा सवाल को अगर केवल किसी ओबामा के जी, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि केवल ओबामा के टाइम में आकर ये एक्सेप्ट हुआ है, तो क्या आप मानते हैं कि इसका दर्द कहीं न कहीं किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुआ है? कि लोग नहीं समझ सकते हैं जैसे कि बैरक ओबामा ने अपनाया और बिल क्लिंटन हमेशा इसके खिलाफ रहे? देखिए शिवानी, बैरक ओबामा ने क्यों अपनाया ये हमें समझना होगा। बैरक ओबामा ने एलजीबीटीक्यू आइडेंटिटी इसलिए अपनाई क्योंकि उन्होंने ताजीवन एक अफ्रीकन अमेरिकन होने का दर्द झेला। उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को झेला। अगर आपने अपने जीवन में शोषण को झेला हो और शोषण के प्रति लड़ाई करी हो, जी। तो आपको अपना शोषण और दूसरे के शोषण एक सा लगता है। तब आप हुँ। दूसरों के लिए और अपने हकों के लिए खड़े होते हैं। मैंने हमेशा अपनी एक बात बोली है कि जिस दिन आप ये समझ लें कि हर किसी का समाज में शोषण होता है, बस उस शोषण की वजह अलग होती है, तो ये सारा समाज इकट्ठा होके उसके खिलाफ लड़ता है। पर क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि एक औरत का शोषण एक मर्द के शोषण से अलग है और एक समलैंगिक व्यक्ति के शोषण से अलग है, तो हम अपने डिवाइड कर जाते हैं। जी। पर जिस दिन मैं अपने शोषण को आपके शोषण से जोड़ लूं, तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए एक सहारा बन सकता हूं और आप मेरा। इसीलिए जो ओबामा ने करा, वो इसीलिए करा क्योंकि उन्होंने जिंदगी अफ्रीकन अमेरिकन होने का शोषण झेला है। जी। इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जैसे अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ पर ये जो डिफरेंट बच्चे हमें दिखाई देते हैं, डिफरेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये थॉट जो है हमारी सोसाइटी में अभी इतना खुलकर अपनाई नहीं गई है। तो जब इस तरीके से देखा जाता है तो अक्सर जो है जैसे कि उसको अकेला छोड़ देते हैं, उससे दोस्ती खत्म कर देते हैं, या उसका स्कूल में मजाक उड़ाया जाता है छोटे बच्चों का, या उनसे बात नहीं की जाती है, और ये भेदभाव टीचर्स के एंड पर भी देखा गया है। तो उनको एक पर्टिकुलर ओपिनियन के साथ, कुछ प्री नोटेड परसेप्शंस के साथ जो है धारणाएं बनाकर उनसे बात की जाती है, और कहीं पर माँ बाप की सोच शायद ये भी होती है कि अगर हमारा बच्चा उसके साथ रहेगा तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? 100% सच है, बिल्कुल सच है। और वो सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहता, वो कॉलेज में आता है, वो फिर दफ्तर तक पहुंचता है, वो फिर जॉब्स में पहुंच जाता है, वो फिर घर में पहुंचता है, वो फिर रिश्तेदारों तक। आपको आपकी पहचान के मारे अलग कर देना, तभी तो मैंने कहा सोशल आइसोलेशन जी। तो इनको गिफ्ट में दिया जाता है। आपका समलैंगिक होना आपको सोशल आइसोलेशन के प्रति लेके जाता ही जाता है। कई लोग जो शब्दों से कुछ नहीं कहते शिवानी, उनकी आंखें बोलती हैं। मेरी जिंदगी में आपको विश्वास नहीं होगा, अभी तो क्योंकि 2 दिन हो गए घर से निकले हुए, पर ऐसा एक भी दिन नहीं आया कि मैं घर से निकला हूं और घर पे चढ़ा हूं तो एक व्यक्ति मुझ पे ना हंसा। किसी दिन 10 हंसते हैं, किसी दिन 2 हंसते हैं, किसी दिन 4 हंसते हैं, किसी दिन। और वो हंसी चाहे वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठा हुआ वेटर हमसे जब ऑर्डर ले रहा होता है तब हो, चाहे वो हुँ। सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न दे रहा हुआ लड़का हो, चाहे वो सलून में हेयर कटर हो, चाहे वो एक रिक्शा वाला हो। ऐसी-ऐसी जगहों पर आपको आपकी पहचान के लिए शर्मिंदगी दी जाती है और वो शब्द नहीं होते, सिर्फ आँखों की हँसी होती है। तो आइसोलेशन और समाज की घृणा या आपके प्रति बहुत प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा। मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि समाज से अलग हटकर बात करें, तो किसी भी बच्चे का पहला समाज उसका परिवार होता है, और समाज के साथ देने या साथ ना देने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना परिवार के साथ देने से या नकारने से होता है। तो अगर कोई परिवार किसी एलजीबीटीक्यू के बच्चे का साथ देता है और उसकी भावनाओं को समझता है, तो उन बच्चों पर और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत छोटा जवाब दूँगा। अगर आप अपने बच्चे का साथ दोगे, तो वो जीवन में आकाश बनेगा।
और जी। आप अगर अपने बच्चे का साथ नहीं दोगे, तो वो सड़क सड़क पे खड़ा बेनाम, बेपहचान ट्रांसजेंडर या सेक्स वर्कर बनेगा, और ये सत्य है। मैं जो भी हूँ शिवानी, चाहे वो मैं डिजाइनर हूँ, चाहे मेरे पास शिक्षा है, चाहे मेरे पास समृद्धि है, चाहे मेरे पास पहचान है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे अपने घर में छत की दिक्कत नहीं हुई, पेट पे रोटी की दिक्कत नहीं हुई, साथ खड़े हुए माँ जी। बाप की दिक्कत नहीं हुई। तो जब माँ बाप आपका साथ देते हैं, तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट चेंज हो जाता है, और वो बहुत ओके। जरूरी है। मेरे सामने हमारे एक व्यूअर का एक प्रश्न है आपके लिए कि भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी का कभी भी इलेक्शन का एजेंडा ये नहीं रहा है कि इस कम्युनिटी के सवाल, तो आपको नहीं लगता कि बड़ी राजनीतिक पार्टियों में भी को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए और उसको इस इशू की, इस पूरी कम्युनिटी की जो जरूरतें हैं वो ये समझने में कहीं ना कहीं फेल हो रही हैं? देखिए, ये बिल्कुल सत्य सवाल है, पर मुझे तो ये भी नहीं दिखता कि हमारे समाज में आज भी औरतों के मुद्दों को इलेक्शन तक लेकर गया हो कोई। तो हम जैसे जी। लोग जिनकी पहचान ही नहीं है। पर अमेरिका जैसे शहर या देश, जहां 50 साल पहले ये कानून आ गया था, वहां आज एलजीबीटीक्यू के बारे में इलेक्शंस में बात होती है, वहां आज। पर हमारे देश में अभी जंग बहुत लंबी है, हम बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। हम जिन लोगों को समाज को तोड़ने की वजह बता रहे हो, उनको हम कहाँ इलेक्शन में मेन स्ट्रीम लेकर जाएंगे। पर इसी के साथ साथ बहुत से ट्रांसजेंडर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए हैं, बहुत से गे इंडिविजुअल्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं समाज बदलेगा, और बहुत से देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति शिवानी इस वक्त गे हैं। अगर आप गूगल करें और आप ये चेक करें हम्म। कि द गेज और द लेस्बियंस प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, सो देर आर मेनी। बट भारत में बहुत से मॉरल स्ट्रक्चर को जो पहचान और जो वजन है, वो अभी दूर है, उससे अभी हम दूर है। मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर की पूजा से लेकर एलजीबीटी बीटीक्यू के खिलाफ आवाजों को आप समाज को कैसे देखते हैं? मैं फिर से रिपीट करूंगी, अर्धनारीश्वर की पूजा से लेकर एलजीबीटीक्यू के खिलाफ आवाजों को आप समाज को कैसे देखते हैं? उसी तरह से जिस तरह से हम रामनवमी करते हैं और 9 देवियों के व्रत करते हैं और फिर औरत का बलात्कार करते हैं, उतना ही है ना सत्य। हम औरत को जी। देवी बनाकर रखते हैं, जी। ट्रांसजेंडर्स को अर्धनारीश्वर बनाकर रखते हैं, और फिर वही समाज वही उनको उनका भक्षण करता है। तो कुछ फर्क नहीं है। देखिए, इंसान आप सबसे आसान है शिवानी, जो चीज आपको नहीं करनी उसको आप दूर कर दो। आप हम्म। राम बन नहीं सकते, इसलिए राम को भगवान बना दो। हम्म। राइट? अगर आप राम खुद बन सकते और मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाते, तो जी। समाज बदल जाता। क्योंकि जी। आप राम होना नहीं चाहते, इसलिए आप राम को भगवान बनाते हैं। क्योंकि आप अर्धनारीश्वर को अपनी सोसाइटी में देखना नहीं चाहते, इसलिए आप उनको शिव का रूप बनाते हैं। क्योंकि आप सत्यार्थ को अपने करीब नहीं चाहते, आप सिर्फ हम्म। उनको भगवान बना करके दूर रखना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत, पर ये भी सच है कि मेरे जैसा व्यक्ति जिसने वाकई में अपनी पहचान अर्धनारीश्वर में पाई, मतलब जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं एक बहुत ही नॉर्मल स्कूल से आता हूँ, एक बहुत ही मिडिल क्लास पढ़ाई करी है मैंने। ऐसे स्कूल में गया हूँ जहाँ दरी बिछती थी और बोतल लेकर जाते थे, और बिजली नहीं होती थी। मैंने अपने जीवन की पढ़ाई दिल्ली 6 चांदनी चौक के एक स्कूल से करी है, और बहुत ही हम्बल लाइफ रही है। और वहां पर गे जैसा कुछ नहीं होता था, मुझे तो वो शब्द भी नहीं पता था। पर जीवन में मैंने अपनी पहचान को तब समझा जब मैंने अर्धनारीश्वर की किताब को अपने सामने देखा, और देखा कि अच्छा, शिव भी कहते हैं कि दोनों चीजें एक ही में हो सकती हैं, कि शिव में भी शक्ति है। तो मैंने अपनी पहचान को पाया। ये लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, ये टर्मोलॉजी तो फिर भी अंग्रेजी पाश्चात्य तरीका है, पर हम्म। अर्धनारीश्वर को जानना और पहचानना, समझना वाकई में हमारी हिंदू और हिंदुस्तानी सभ्यता का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा हिस्सा हो सकता है। और आपको मैं बताऊं, ये अर्धनारीश्वर का शब्द अब हम सुनने लगे हैं, पर मुझे नहीं लगता आपके और मेरे बचपन में हमने ये नाम सुना हो। तो जी।
क्योंकि बहुत से एलजीबीटीक्यू पर्सन और बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स बाहर आके अर्धनारीश्वर जैसा शब्द यूज करने लगे हैं, तो इस शब्द को भी बहुत पहचान मिल गई है। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी जो हमारे व्यूअर्स पूछना चाह रहे हैं। आपकी कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है और इंडियन पॉलिटिक्स में तो ये कम्युनिटी अपने रिप्रेजेंटेटिव को सॉलिडेटरी में खड़ा नहीं करते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? रिप्रेजेंटेटिव्स तो अब हैं। अगर हम कांग्रेस से कहें तो डाउन साउथ उन्होंने टिकट दी हुई है। अगर मैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का बात करूं, प्राइड इंडिया, तो जो मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़े हैं उनको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस से टिकट है, और बॉम्बे से हरीश अय्यर को कांग्रेस से रिप्रेजेंटेशन मिली है। तो थोड़ी रिप्रेजेंटेशन मिलने लगी है, ज्यादा नहीं, पर रिप्रेजेंटेशन थोड़ी थोड़ी है। ओके, आप हमारे व्यूअर्स को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि आप भी जियो और जीने दो। ये सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि जीने दीजिए लोगों को, और वो समाज जहां कंपैशन है, जहां ममता है, वो ही समाज आगे जाके बढ़ सकता है। नहीं तो सूखे पत्ते और सूखे पेड़ों से बना समाज अक्सर ढह जाता है। आपके इतने समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो इतनी सारी बातें हमें बताई हैं और इतना इम्पोर्टेंट मैसेज जो इन्होंने हमें बहुत ही छोटे शब्दों में दिया है कि जियो और जीने दो, क्यों ना हम इसके ऊपर फिर से सोचें और सब मिलकर अपनी अपनी जिंदगी बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ जिए। थैंक यू सो मच आकाशी, थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ टाइम। Thank you, नमस्कार। Shivani. Thank you to Bhaskar ji, and thank you, Helping Hands, for doing this. Thank you so much. थैंक यू सर।